ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से काम। जब मेरी बेटी पैदा हुई, मेरी वाइफ ने बताया इसके हर बर्थडे पे मैं इसको खाली छोटा सा अमाउंट 25,000 रुपये का सोना 24 ईयर्स की हुई तो हमने चेक किया वो 40 लाख रुपये तो हर साल कर रहे हैं पार्टीज में, केक्स में, इनमें जो करते हैं ठीक है, लेकिन दिस इज प्रायोरिटी। गोल्ड बॉन्ड या कुछ भी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है या 2-3 एसेट्स अलग अलग तरह के ले लो। पेनी पेव से पेनी आर्ट। टैक्स तो मैं भी देता हूँ, टैक्स बचाना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है, टैक्स देना भी फाइनेंशियल प्लानिंग। Welcome to the Club Cortelia podcast. We have Mr. B.L. Mittal with us, and this is a continued series of what we discussed earlier regarding the 4 pillars and other strategies of Club Cortelia. अब अपने डिस्कस करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मित्तल जी, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में आप बताएं। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक मैजिक है जी, और मैं ये बताऊं कि फिनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को समझना। जी, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि 5,000 रुपया जी, यदि आप हर महीना लगाते हैं 25 साल तक, तो और आपका रुपया 15% से ग्रो करता है, जी, तो 5 साल में आपके पास 1,62,00,000 रुपये का कॉर्पस खड़ा हो जाता है, जी, खाली 5,000 रुपये से। और यदि आप 12% से भी कंपाउंड करता है तो भी आपके पास 94 लाख रुपए के हिसाब से करीब करीब हो जाता है। जी, तो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग मैंने बताया कि कैपिटल अप्रिशिएशन दैट अप्रिशिएट्स फ्रॉम लास्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर, जी, तो ये आप देखेंगे कि भाई 72 का फंड है भाई, ये नंबर ऑफ ईयर्स से आप रेट निकाल सकते हैं। जी, तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है दैट वर्क्स वेरी वेरी नाइसली। यदि मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं कि यदि आप 1 करोड़ रुपया लगाते हो और यदि 15% कंपाउंड करता है, जी, तो आप 25 साल में करीब करीब 33 करोड़ रुपया हो जाता है, जी, 33 टाइम्स। बहुत बड़ा रकम है। तो ये जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है दैट इज द मैजिक एंड दैट इज द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग। जी, एंड ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपका, मैं आपको आगे बताऊंगा हाउ इट वर्क्स ऑन टाइम कंपाउंडिंग। राइट। दैट इज एप्लीकेबल फॉर दोज पीपल हु डोंट हैव कैपिटल टू इन्वेस्ट। जी, तो इस संदर्भ में मैं बोलना चाहूँगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत सदियों पहले बोला था, इट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यस, इट इज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड eighth wonder of the world and first wonder of the financial world. फर्स्ट वंडर ऑफ द फाइनेंशियल वर्ल्ड। ये आप कह सकते हो। जो वातावरण में है, लेकिन बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं, बट हमें ये देखना चाहिए कि हम इसे फॉलो करें। राइट, जी, इसको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। आपकी प्लानिंग का फाउंडेशन खड़ा हो जाए। जी, जी। सो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से काम आती है? देखिए, इसको अपने घरों में जो अपनी माता बहनें हैं ना जी, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लगाया है। जैसे मैं आपको मेरे घर का एक एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज सरप्राइज टू सी कि भाई जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरी वाइफ ने बताया इसके हर बर्थडे पे मैं इसको खाली छोटा सा अमाउंट 25,000 रुपये का सोना जी, इसके बर्थडे पे मैं इसके अकाउंट में डालूंगी। जी, वो खरीदती गई और जब वो 24 ईयर्स की हुई तो हमने चेक किया वो 40 लाख रुपए हो गए। जी, तो आप समझिए 25,000 रुपये अपने केक में पार्टी में खर्चा कर देते हैं। एब्सोल्युटली, हैं? एब्सोल्युटली। दैट हाउ दैट अमाउंट इफेक्ट्स ऑन समबडी। तो ये 14% के करीब करीब कंपाउंड किए, जी, मैंने देखा बाद में। तो अब वो सब बच्चे की फाइल में 40 लाख रुपए आ जी। गया। अब वो देखे मैजिक देखिए, अब 40 लाख रुपए आ गया उसके 25 साल में। जी, अब आप इसको हर साल डबल करिए। जी, जब 30 साल की होएगी वो तो 80 लाख, 35 साल की होएगी तो 1,60,00,000, जी, 40 साल की होएगी तो 3,20,00,000, और 45 साल की होगी तो करीब करीब 7 करोड़। जी, और थोड़ा सा एक्सपेंड किया तो 50 साल की हुई तो करीब करीब 15-20 करोड़ रुपए की उसके एसेट जी, बने। जी, तो आप समझिए एक पेरेंट ये डिसीजन लेता है कि मेरे इसको हर बर्थडे पे देना है। जी, दैट बिकम्स द सीड ऑफ द कैपिटल फॉर फर्दर पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब रिटायरमेंट सिक्योर हो सकता है इससे। दैट इज द वेरी वेरी पावरफुल टूल। तो ये बहुत बड़ा एक सबक है और सभी को फॉलो करना चाहिए। एंड दिस इज़ अ वेरी डिसिप्लिन्ड अप्रोच ऑल्सो, कि मतलब आप हर साल कर रहे हैं पार्टीज में, केक्स में, इनमें जो करते हैं ठीक है, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज अ प्रायोरिटी।
दोनों प्रायोरिटी है, मैं ये कहूँगा। जी पर उसमें आपको आपको एलोकेशन कर देना चाहिए कि भाई मेरे पास 30,000 रुपये, तो 5,000 रुपये मैं पार्टी में खर्चा करूँ, 25,000 रुपये का मैं गोल्ड लेके गोल्ड बॉन्ड या कुछ भी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है या 2-3 एसेट्स अलग अलग तरह की ले लूँ तो ठीक रहेगा। तो ये बहुत ही अद्भुत है, मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस यस। और तो जैसे मैं पहले बताया था पहले एपिसोड में कि पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड, तो इसके बारे में आप बताएं थोड़ा। इनकम टैक्स इम्पैक्ट, जिसको इनकम टैक्स इम्पैक्ट, यस। आपने अपने बात हुई थी इनकम टैक्स के बारे में कि इनकम टैक्स कैसे इम्पैक्ट करता है। देखिए मैं थोड़े से कैलकुलेशंस लाया इसके लिए जी। अपने एक इमेजिन करते हैं भी अपने ऊपर में बात की भी 1 करोड़ रुपए पे अपने 25 साल में लगाए तो 33 करोड़ रुपए हो जाए। मैं उसमें थोड़ा सा डिविडेंड ऐड कर देता हूँ कि कैसे 1-2% में फर्क पड़ता है। अब आप समझ लीजिए 15% की डिविडेंड की 1.25% यील्ड आती है तो 16.25 हो गया। अभी तो डिविडेंड में री इन्वेस्ट कर रहा हूँ 15% के साथ में, तो ये 1.25% से मेरा जो 33 करोड़ बना वो 43 करोड़ रुपए हो गया। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है 43 करोड़ बनने की जर्नी में। 43 करोड़ बनने की जर्नी में या तो मैं क्या करूँ, इसको भी हर साल कुछ लेवा बेची करूँ मेरी फाइल में, पर्सनल फाइल में, और डिविडेंड पे टैक्स दूँ, या ये रुपये में म्यूचुअल फंड में डाल दूँ जहाँ टैक्स न्यूट्रल पैसा आता है। अब टैक्स इम्पैक्ट, खाली मैं टैक्स इम्पैक्ट का बात कर रहा हूँ ऑन द प्रेजम्पशन की बोथ विल मैनेज इन द सेम फैशन। मैं भी कॉम्पिटेंट हूँ, म्यूचुअल फंड भी कॉम्पिटेंट है, पर म्यूचुअल फंड में मेरे को टैक्स नहीं लगता। तो आप देखेंगे कि मैं जो यदि मैं लेवा बेची करूंगा तो एक मैं एज्यूम करता हूँ कि 30% शेयर का पोर्टफोलियो का मैं चर्निंग करूंगा, तो मेरा 25 साल में बनेगा, यदि मैं 30% टैक्स देके डिविडेंड पे टैक्स देता हूँ तो 33 करोड़ 61 लाख रुपए, और म्यूचुअल फंड में मेरा रहेगा 43 करोड़ रुपए। तो जो 10 करोड़ का इम्पैक्ट है ये टैक्स सेविंग का इम्पैक्ट, सिर्फ टैक्स सेविंग से हो गया। दिस इज द मैजिक ऑफ जो आप बोल रहे थे पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न्ड एंड टैक्सेशन प्लानिंग। तो मेरे को ये देखना होगा कि भाई मैं कर तो रहा हूँ, तो ये साफ साफ बात हो गई कि भाई मैं यदि खुद मैनेज करके टैक्स दे रहा हूँ तो एक जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर है उसे मेरे को करीब करीब 2% का अल्फा जनरेट करना पड़ेगा टू गिव इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। आई एम पेइंग टैक्स। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम श्योर दैट दिस विल, मतलब ये बहुत ही इम्पैक्ट करेगा जो भी सुन रहे हैं दर्शक, आई मीन दे विल रियली लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। पर मैं इसमें एक मेरे पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस को मैं आपको केवेट जोड़ देता हूँ जी हमारे दर्शकों के लिए। जी केवेट ऐसे जोड़ देता हूँ कि भाई टैक्स तो मैं भी देता हूँ, तो मैंने कहा कि 1/3 वो लड्डू की तरह लगता है तो तकलीफ होती थी। ये सारी तकलीफें अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस दिन सारी पिघल गई। जी और मेरे को प्राउड फील हुआ कि मैं टैक्स पेमेंट करता हूँ। जैसे ही राफेल उड़ा एकदम सही, तो मेरा मिशन को सक्सेस हो गया। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखें कि टैक्स दे रहे हो तो आप नेशन की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। जी तो वो भी आप देख लीजिए कि भी आपकी फाइनेंशियल गोल यदि अचीव हो गई, इंडिपेंडेंट हो, तो इस तरह की प्लानिंग में ज़्यादा माथा नहीं लगा क्योंकि आप टैक्स दीजिए सो दैट यू कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग and then you feel as proud as a citizen of India. तो टैक्स बचाना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है और टैक्स देना भी फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा है। किसको देना है किसको बचाना है यही प्लानिंग है। तो ये प्रूडेंटली अपने को फैसला लेना है और इसको फॉलो करना है। जी। सो दर्शक आप सुने पावर ऑफ कंपाउंडिंग और टैक्सेशन से किस तरह से अपने सेव कर सकते हैं and how we can add more to the power of compounding through tax savings, and how the Indian housewife have actually made a lot of wealth and a lot of prudent decision in order to ensure कि भाई आगे वो किस तरह से अपने वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। एंड दैट्स मित्तल जी ने जो बताया वो बहुत ही सुंदर एक एपिसोड था, वो घरेलू एपिसोड था, लेकिन मेरे ख्याल से ये सभी घर में सभी को फॉलो करना चाहिए। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दिस। तो अजय मैं एक मेरे लाइफ का एक टैक्स प्लानिंग लेके एक एक्सपीरियंस मेरे दर्शकों को शेयर करना चाहूँगा। जी। मैं रियल लाइफ टाइम में मैंने एक कैपिटल एसेट बेची, रियल एस्टेट। तो पहले होता, आजकल थोड़ा बंद हो गया कि रियल एस्टेट बेच के टैक्स प्लानिंग बॉन्ड होते थे जी। वो आप यदि उसमें इन्वेस्ट कर दो 3 साल 5 साल के लिए तो आपका टैक्स नहीं लगता था।
उसमें आपको 6% रिटर्न मिलता था। जी। तो मैंने 2 असेट बेची। हम्म, एक असेट बेच करके, रियल लाइफ टाइम एग्जांपल है, हम्म। एक असेट बेच के मैंने टैक्स देके इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दी, जी। और एक असेट बेच के टैक्स नहीं दिया और मैंने बॉन्ड खरीद लिए। बॉन्ड पे तो 6.5-7% का यील्ड आया और उसमें 15% का यील्ड आया। जी। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मेरा टैक्स पेमेंट किया हुआ ज़्यादा फ्रूटफुल रहा, जी। क्योंकि उसमें बैलेंस का पावर ऑफ कंपाउंडिंग ज़्यादा है। एब्सोल्युटली। तो ये जो एक ये होता है कि टैक्स बच गया था, एक ऐसे नहीं, आप पूरी 5 साल की वर्किंग करके करिए। दैट इज हाउ इट वर्क्स। जी। व्हाट इज इफ आई सेव टैक्स एंड व्हाट इज दैट इफ आई डोंट सेव टैक्स। जी। ये भी एक कैलकुलेशन और प्लानिंग का हिस्सा है। जी। ये इतना सरल चीज नहीं है। और ये हमारे मतलब क्लब कौटिल्य की नींव है। दिस इज द फाउंडेशन, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। एब्सोल्युटली। भी प्रॉपर्ली असेस की भी मेरी एक सोशल ऑब्लिगेशन है, नेशनल कंट्रीब्यूशन, नेशनल एक्सचेंजर में कंट्रीब्यूट जी। करना। जी। वो भी चाणक्य का बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है। जी। तो एक गोल होती है ना, एक गोल सोशल गोल होती है, तो उसमें टैक्स पेमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। तो ये भी एक क्लब कौटिल्य का हिस्सा है। पर हम ये कहते हैं कि भी किसकी कहाँ क्या जरूरत है। जी। गोल ओरिएंटेड, एक पर्सनल गोल, एक सोशल गोल, एक नेशनल गोल। जी। गोल ओरिएंटेड के हिसाब से प्लानिंग बतानी चाहिए। जी। सुमिता जी, आज के ज़माने में जो बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है लोगों के दिमाग में कि कौन सी एसेट क्लास सबसे बढ़िया एसेट क्लास है, क्योंकि कुछ दिनों में जो हुआ है, लास्ट कुछ महीनों में मैं बोलूँगा, उस पे लोगों में ये कंफ्यूजन आ गया है कि भाई एक एसेट क्लास जो है वो बढ़िया है क्योंकि वो रिटर्न्स ज़्यादा दे दिया, और ऐसा है कि वो लॉन्ग टर्म में भी रिटर्न्स जो है वो एडजस्ट होकर ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि भाई दो चीज़ें हैं कि एक एसेट क्लास है जो 25 साल से अपने का ट्रैक करते हैं, तो उसमें हो सकता है अभी भी ज़्यादा है, और एक एसेट क्लास जो कि मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जैसे गोल्ड, लास्ट 10 साल में अपने देखेंगे तो उसमें ज़्यादा आ रहा है, लेकिन अपने बहुत लॉन्ग टर्म देखेंगे तो अल्टीमेटली इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास। वो अपने डेटा मतलब एम्पेरिकली अपने को ये चीज दिख रहा है, अपने समझ रहे हैं इस चीज को, और उसके साथ और भी बहुत सारी चीज जुड़े हुए हैं, जैसे डिविडेंड हो गया और भी बहुत सारी चीजें। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है कि एक एसेट क्लास है वो स्टेटिक है, उसमें कोई डिविडेंड नहीं मिलता, और एक एसेट क्लास है कि आपको एक डिविडेंड यील्ड हर साल आपको अगर 1% का भी है, तो जैसे आपने पहले भी चर्चा की है कि भाई पेनी सेव्ड इज ए पेनी अर्नड, तो वो 1% को अगर अगर अपने वापस कंपाउंड करेंगे तो वो बहुत होगा, जो कि एक डेटा में वो नहीं आता है जब अपने कैलकुलेशन करते हैं, जनरली जो दिखाया जाता है। तो आप ये बताएं कि भाई इज स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट एसेट क्लास? आई मीन आई वांट टू नो फ्रॉम यू। ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है। पर यदि अपने क्लब कौटिल्य के प्रिंसिपल्स की बात करें, चाणक्य की बात करें जी। तो अपने इस चश्मे से नहीं देखे कि स्टॉक एक्सचेंज इज द बेस्ट एसेट क्लास। इस चश्मे को देखे कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। जी। हर आदमी का अपना अपना परसेप्शन, इसमें एक प्रोफेशनल डिसीजन इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने बताया कि इंपेरिकल डाटा कि स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट थिंग। इंपेरिकल डाटा में आई वांट टू, यू आर ए स्कॉलर, आई वांट टू पुट योर अटेंशन। इफ यू थिंक फॉर इंडिया, देयर इज वन थिंग, बट थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट। तो चाइना में 10 साल में ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न है। जी। जापान में खाली 7.8% है। यूके में 3.45% है। यूके में, जी। फ्रांस में 5% है। जी। जर्मनी में 8% है। जी। तो कहाँ रिटर्न है स्टॉक मार्केट? जी। अब ये सेम प्रिंसिपल लेकर के कोई जापान में बैठा है, सेम प्रिंसिपल लेके चाइनीज इन्वेस्टर है, सेम प्रिंसिपल लेके जर्मनी में इन्वेस्टर है, तो कहाँ पे रिटर्न है? आप यदि डो को भी देखेंगे तो करीब करीब 10% कंपाउंडिंग रिटर्न है। अब यदि इंडियन कंटेस्ट में आप ले लीजिए, यदि आपको भी CAGR दिखती है तो मैं कहता हूं कि ये CAGR दिख रही है बिकॉज आपका परफॉर्मेंस है। और उसमें एक वाइडली कंसेप्ट चल रहा है कि वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है। अब आप एक इसका इलस्ट्रेशन दीजिए, यदि मार्केट यहाँ से समझ लीजिए स्मॉल कैप ही समझ लीजिए, यहाँ से 20% स्मॉल कैप इंडेक्स गिरता है तो आपकी जो CAGR है वो घट के 10% रह जाती है। जी। आपका मिड कैप इंडेक्स की CAGR है वो 13% रह जाती है, जी। और सेंसेक्स और निफ्टी की CAGR तो खाली 8% रह जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो वैल्यूएशन
बबल्स के लिए जो वैल्यूएशन स्टेज है वो तो कभी ना कभी करेक्ट होगी, पर यदि आप 10 साल का रिटर्न देखो तो इंडिया में आप कह सकते हो सेफली कि भी इक्विटी ने द बेस्ट दिया, वो भी मैं सहमत नहीं हूँ। रिस्क रिटर्न एडजस्टमेंट के हिसाब से गोल्ड ने बेस्ट किया, गोल्ड इज नॉट लेस। तो टोटलिटी में आप ये देखेंगे कि भाई इंडिया में किसने किया, तो मैं एक आपको डाटा देता हूँ जी। अभी अभी मिड कैप स्मॉल कैप का भी फेरा आप देखिए कि यदि आप 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स ने 14.15% रिटर्न दिया, मिड कैप 100 ने 16.96 दिया, और निफ्टी 500 ने दिया 13.9 और निफ्टी 50 ने दिया 12.71। अब यदि आप 15 साल ले जाइए, अपने लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो स्मॉल कैप ने 12.48, मिड कैप ने 15%, निफ्टी 50 ने 500 ने 13% और निफ्टी 50 ने 12%। यदि आप 20 साल ले जाइए तो स्मॉल कैप ने 13% और निफ्टी 50 ने 14%। तो मतलब स्मॉल कैप इज अंडर परफॉर्मेंस देन द निफ्टी 50 जी। तो ये जो शॉर्ट टर्म जो वैल्यूएशन बबल्स बनते हैं, वैल्यूएशन पैचेज बनते हैं, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इज टोटली डिफरेंट। और इसमें जो इन्वेस्टर्स है ना, बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो स्मॉल इन्वेस्टर वो फंसते हैं। तो स्टॉक मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट एसेट क्लास, whether it is best or not, it depends upon your own financial goals. Absolutely. For me it is best, for you it may not be best. Absolutely. अब मैं एक एग्जांपल बताऊं, समझ लीजिए आपको 2 साल बाद आपको पैसे की जरूरत है आज की तारीख में, तो मैं बोलता हूं आपके लिए स्टॉक मार्केट कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा स्टेज वैल्यूएशन है, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल वार की रिस्क है। 2 साल बाद आपको पैसे चाहिए तो आप मत लगाइए। तो हमारा कहने का मतलब है, हम लोग इसमें टाइम इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट रखते हैं कि 10 साल का रूल है क्लब कोटिल्ले में, कि आपको यदि 10 साल बाद पैसे चाहिए, 10 साल का आपके पास टाइम ओरिजिन है जी। तो मे बी द स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास। 9 साल का टाइम है तो 10% आपके लिए, 90% स्टॉक मार्केट बेस्ट है, 10 के लिए नहीं। एक थंब रूल फॉलो करें, 1 साल बाद पैसा चाहिए तो 90% पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं रहना चाहिए। तो ये जो 1/10 का रूल है, ये मोटा मोटी मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा ठीक चलता है जी। तो यही है इसके बारे में। जी। लेकिन इससे मतलब और भी अपने एडवांस्ड लेवल में अगर थोड़ा सोचें तो अब आ जाता है इसमें रिसर्च, वैल्यूएशन, इन सब की बातों की बात होती है। तो आप बताएं कि वैल्यूएशन बेस्ड जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, और वैल्यूएशन बेस्ड अगर अपने करते हैं तो कितना हद तक वो सही है? देखिए अजय, 2-3 जो चीजें मैंने मेरे जीवन में देखी कि एक तो ये बोलते हैं यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, राइट, दैट इज परफेक्टली ओके, बट देन you should invest for long term for Warren Buffett, but we forget the Warren Buffett second principles, कि when all others are buying you sell, all others are selling you buy, and Warren Buffett always talk about margin of safety. पैसा अल्टीमेटली आपको एंट्री वैल्यूएशन से ही बनेगा, ये ध्यान रखिए। ओवर वैल्यूएशन यदि आप दोगे तो पैसा नहीं बनेगा, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। अब वैल्यूएशन आप डिटरमिन करो तो उसमें एक ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होती है जी। मैं देखिए आपको डाटा से प्रूवन करता हूँ जी। 10 साल का यदि आप बीएसई सेंसेक्स देखेंगे तो करीब करीब 13% से ग्रो किया है लास्ट 10 साल में। अब इसमें आप ऑटो को देखेंगे तो करीब करीब 12.3, कैपिटल गुड्स को देखेंगे तो 16% जी, और ड्यूरेबल कैपिटल ड्यूरेबल्स को देखेंगे तो 19%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को 19%, एफएमसीजी को देखोगे तो 11 जी, हेल्थ केयर को देखोगे तो 11, बीएससी आईटी को देखोगे तो 16 और बीएससी मेटल को देखो 17 जी। अब इसे ट्रेंड से देखिए आप ग्रोथ और वैल्यूएशन का इम्पैक्ट देखिए। जी। बीएससी मेटल 10 साल पहले वैल्यूएशन बहुत कम था, प्राइस टू बुक मोटा मोटी लेस देन 1 था, तो ग्रोथ का मोमेंटम उतना नहीं आया, पर बिकॉज वैल्यूएशन कंपेयर 10 साल पहले बहुत था तो आपने बीएससी सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया 17%, 4% से इसका ज्यादा है। जी। आईटी देखिए, आईटी में ग्रोथ थी, वैल्यूएशन एवरेज थी, मतलब न ज्यादा न कम थी। जी। वैल्यूएशन वाज नॉट हाइप्ड but it was not less, but because of the growth it grew, so it outperformed 16%.
FMCG में देखिए, जी there was not much valuation comfort. Valuation were very high in 2015, हम्म, and growth was subdued. right. तो it underperformed 11%. अब आप देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, valuation was bit stressed, but the growth momentum was very high. तो 19% बना, जी हाईएस्ट परफॉर्मर जी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये कैपिटल गुड्स का देखिए 16%। अब आप देखिए बैंक एक्स, जी इसका वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं था, ग्रोथ वाज आल्सो नॉट दैट, जी। तो 12% पे अटक गया गाड़ी। हम्म, तो देखिए डाटा जो है ना, आप 10 साल का देखोगे ना तो बहुत जी। पिक्चर बहुत क्लियर कर देता है। absolutely। तो वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है, पर वैल्यूएशन के साथ आपको किस तरह से देखना है, तो देखना होगा पी प्लस ग्रोथ जी दोनों, तो दोनों का मिक्सर करके आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। absolutely। पर ये बहुत डाटा एकदम इंपेरिकल डाटा बहुत क्लियर है कि वैल्यूएशन का बहुत बड़ा फर्क है जी और एंटी वैल्यूएशन का भी बहुत बड़ा फर्क है। जी और मैं आपको बताना चाहूंगा वॉरेन बफेट का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हम्म, वो है सिटिंग ऑन केस ऑन बॉन्ड्स। right। दैट द वाइजेस्ट मैन ऑन दिस अर्थ, वॉरेन बफेट, हम्म, he sits on case and wait when all others are selling he will buy. absolutely, totally agree। So I fully agree कि I cannot time the market based upon buying individual stock, हम्म, but definitely I can choose my time when to invest where. हम्म, So I stay in, बहुत लोग बात सोचते हैं कि I should invest in hype and then wait for long term. right, Warren Buffett doesn't do like that. correct। He invests in bonds because that is also my investment, हम्म, and then wait for the bond to fall down the stock. हम्म, तो आप एसेट क्लास में जो इंटरचेंजेबल है ना, हम्म, उसको इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म फिलोसॉफी को इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपका पोर्टफोलियो जब आप बनाते हो हम्म, तो पोर्टफोलियो का आप कुछ पोर्शन बॉन्ड्स में डालते हो, दैट इज इक्वली इम्पोर्टेंट absolutely। बिकॉज यू थिंक राइट नाउ कि द बॉन्ड्स आर एट लोअर प्राइस, स्टॉक आर एट हाई प्राइस, आपका अपने वैल्यूएशन मैट्रिक्स में, जी तो आपको कंपैरिजन करके देखना ही पड़ेगा हम्म, कि वैल्यूएशन पे क्या है। भाई मैं एक एग्जांपल बताऊं वैल्यूएशन का, जैसे आप रिटर्न ऑन इक्विटी का कंसेप्ट लीजिए जी कि एक कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 12% 15% है जी और बॉन्ड की यील्ड है 8%, जी तो नेचुरली वो प्राइस टू बुक 2 टाइम से ज्यादा नहीं मिल सकता ना, क्योंकि कंपनी कमाएगी नहीं तो आप कहाँ से Absolutely। बनोगे, आप दोगे उसमें तो कम, फिर उसमें रिस्क है। हम्म, अब आपको ग्रोथ देखनी पड़ेगी। अब आदमी ग्रोथ देखता है, उसमें भी ये देखना पड़ेगा कि ग्रोथ के लिए एडिशनल कैपिटल डाइल्यूशन हो रहा है, हम्म, तो ग्रोथ विल नॉट बी रिवार्डेड टू यू। right। इसलिए आप बहुत सारी मेटल कंपनियों में देखेंगे, आपको कैपेक्स ओरिएंटेड कंपनियों में देखेंगे जी कि वैल्यूएशन इज हाइप्ड, yes। तो उसमें पैसे नहीं बने। हम्म, वो जहाँ नहीं वैल्यूएशन का कंफर्ट था वहाँ पैसे बने। इसी अब आप 10 साल में मेटल में देखिए आपको 18% बन गया, हम्म, पर आज आप मेटल देखेंगे तो वैल्यूएशन ज्यादा है, ग्रोथ कम है, वैल्यूएशन में हाइप है, तो आप नेक्स्ट 10 साल में मेटल में पैसा नहीं बने। जी। तो इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं एवेल्युएशन को लेकर, अर्निंग्स को लेकर, और मैं थोड़ा इसको और अलग दिशा से देखता हूँ। आप क्या कहते हैं, जैसे एक थीम्स है, एक आइडिया है, और उसकी अर्निंग्स विजिबिलिटी लॉन्ग टर्म में दिख रही है कि अच्छी होगी बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिसी, बिकॉज शेयर बाजार या मार्केट या कोई भी मार्केट हो, या बॉन्ड हो या इक्विटी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, इट इज सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ पॉलिसी चेंजेस। और अपने अगर ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि पॉलिसी चेंजेस क्या होंगी और उसके मतलब मद्देनजर रखते हुए रिटर्न्स क्या आएगा, तो वो फॉर्मूला कैसा है फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज, देखिए मेरा जो जिसको पर्सनल एक थीमेटिक बोल सकते हैं। थीमेटिक में मेरा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी रहा है, मेरा इन्वेस्टमेंट फिलोसफी रहता है अभी पॉलिसी चेंज तो होएगी, उसको प्रेडिक्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट है, पर पॉलिसी चेंज डेफिनेटली आपके सामने में टेलविंड लाती है जो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। जी। और आपकी यूएसपी को तो कितना ही बढ़िया बिजनेस हो, जी यदि आपके लिए एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो। एब्सोल्युटली। तो पॉलिसी के क्या होता है, एक तो आपके मार्केट में जो आपको पता हो, सबको पता है, तो ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर है। जी तो टेलविंड ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर है, तो कोई काम की चीज नहीं है। मेरा कहना कंसेप्ट है अजय कि मिट्टी भी वैल्यूएबल है और सोना भी वैल्यूएबल है, कि आप प्राइस देते हो उस पर डिपेंड करता है। तो समझ लीजिए आज आप मिट्टी आपको 10 रुपया किलो में बिक रही है या 5,000 रुपये में ट्रक बिक रहा है, यदि आपको 2,500 रुपये मिल रहा है तो ले लो, आपको 5,000 बेच दीजिए। गोल्ड का यदि भाव है
वो यदि गोल्ड 80,000 रुपये का मार्केट वैल्यू होना चाहिए और आपको 90,000 में बिक रहा है तो आप तो लॉन्च ही करोगे। हाँ absolutely. तो हर चीज़ की एक प्राइस है। जी तो मार्केट में मेरा जो कैपिटल मार्केट में एक्सपीरियंस है कि हर चीज़ की एक प्राइस है। आपको देख लीजिए कि मोटा मोटी कंपनी ठीक है, मोटा मोटी मैनेजमेंट बढ़िया है जी absolutely. और चोर चपट्टी नहीं है तो चोर के साथ आप कमा नहीं सकते। जी तो मोटा मोटी एक अच्छा बंदा है, अच्छा बिजनेस है और वैल्यूएशन कंफर्ट है तो घुस जाइए, जी और अदरवाइज आप मत घुसिए, ये बात है। तो वैल्यूएशन इज वेरी वेरी की टू मेक मनी। now that we are wrapping up this series, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो सवाल दिमाग में आती है, व्हाट इज योर विजन फॉर क्लब पोर्टलियाज फ्यूचर? Prosperity is the plan. ओके Agya phalam aisvarya. जी Prosperity is the outcome of wisdom. जी We want to grow जी three things: जी knowledge, action, discipline. जी यही है। जी एंड हाउ डू यू थिंक दैट ये क्लब पोर्टलिया पर्टिकुलरली विल इम्पैक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी या एक पहचान बनेगी क्लब पोर्टलिया की? आपको आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, कोई भी अच्छा काम करोगे तो पहचान बनेगी। जी और और इतने हट कर सोच रहे हैं, हट कर रहे हैं, विच इज समथिंग विच इज वेरी यूनिक। जी यूनिक है। हम्म, और इसको ऐसा कोई प्रोडक्ट मेरे सामने में नहीं है जो ये पूछता है भाई यार मित्तल तुमको क्या चाहिए। जी हर आदमी आकर के अपना अपना प्रोडक्ट पुश करता है जी 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 है ना। और हमारी ये फिलॉसफी कि हम पुश नहीं कर रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। सो रादर देन प्रोडक्ट वी आर गिविंग सॉल्यूशंस। जी ये फर्क है। और सॉल्यूशन का नारा बहुत देते हैं, बताते नहीं है क्या फिलोसॉफिकल है। हम्म, वो कहते हैं मेरे को फोकस रहना है तो मेरे को एक ही काम करना है, मैं इन्वेस्टमेंट ही करूंगा। वो कहता है इंश्योरेंस करूंगा, वो कहता है लोन देखूंगा, वो देख देख। अरे भाई, मैं क्लब कोटिलिया विल वर्क फॉर यू, जी वी विल प्लान फॉर यू, वी विल टेल यू व्हाट इज द ट्रूथ जी with your own data, जी all your projections, your life projection, and then we plan it out. If you like it, you do it. If you don't like it, don't do it. Simple. Absolutely. So Mithil ji, you have been a very successful investor, entrepreneur, and what is your final words of wisdom to investors? My financial word of wisdom for investors is that you invest for yourself, Hmm. and the best investment is investment in your children Right, absolutely. and in your skills. There is no investment which is greater than yourself, in your knowledge, your wisdom, in building your legacy. Ji, Build that. It was a very very powerful statement, and बहुत कुछ सीखने को मिला. And with these words, I request audience, दर्शकों को कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे आते रहेंगे इन फ्यूचर, एंड वी विल बी विथ यू, एंड वी वांट योर सपोर्ट इन ऑर्डर टू सी दैट आवर इनिशिएटिव ऑफ टेकिंग क्लब कोटिलिया फॉरवर्ड इज मेट विथ, आई मीन विथ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू. सो हमने 4 पिलर के बारे में बात की. आप बताइए कि आपको कौन सा पिलर सबसे अच्छा लगा. अगर उस पर्टिकुलर पिलर के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें बताएं.